हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो है सीए फाइनल सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल सेट बी के बारे में, स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 10 स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस मेजर्स इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इस सिंगल वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ये एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जो आप क्विकली कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें मोस्टली थ्योरी ही है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें भी इससे हेल्प मिल सकती है। तो अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है। हम सब जानते हैं कि एनपीओ क्या होता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है। ये उसी पर्पस के लिए काम करती है और प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। जो भी पैसा ये अर्न करती है वो उसी स्पेसिफिक पर्पस के एडवांसमेंट में यूज़ किया जाता है। ये प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। यही मीनिंग पॉइंट्स में भी दिया गया है। अब सवाल ये है कि एक एनपीओ की परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करें। जो लोग एनपीओ में होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के मेन मेंबर्स होते हैं। उनकी एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसका मतलब है कि वो डोनेटर्स के फंड्स हैंडल कर रहे हैं। एनपीओ को जो भी डोनेशन मिलती है, फंड्स को वही लोग हैंडल करते हैं। उन्हें ये फंड्स ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज़ करना चाहिए। इसके लिए हमें एक रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए होती है। जब हम एनपीओ की परफॉर्मेंस मेजर करते हैं तो इसी बात पर फोकस रखना पड़ता है कि जो फंड्स कंट्रीब्यूट या डोनेट किए गए हैं, क्या वो पर्पस को अचीव करने के लिए यूज़ हो रहे हैं या नहीं। यही हमें देखना होता है। अब देखते हैं चैलेंजेस इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। एनपीओ ने कॉस्ट और बेनिफिट को क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक फ्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं तो बेनिफिट्स देखना मुश्किल है कि रिजल्ट आ रहा है या नहीं। रिजल्ट हम तुरंत या विजिबल मैनर में नहीं देख सकते। बेनिफिट्स यूटिलिटी या सैटिस्फैक्शन के टर्म्स में होते हैं। इन्हें मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम में बेनिफिट्स फ्यूचरिस्टिक होते हैं और आप उन्हें क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और इसमें टाइम गैप भी होता है। इसके अलावा एक्सटर्नल कॉस्ट्स या एक्सटर्नैलिटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एनपीओ के थ्रू अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम क्रिएट कर रहे हैं तो आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर नहीं करेंगे। आपको ये भी देखना होगा कि रोड्स प्रॉपर हैं या नहीं, एक्सेसिबल हैं या नहीं, वहाँ पोल्यूशन तो नहीं है, और पार्किंग इश्यूज़ क्या हैं। ये सब कंसिडर करना पड़ता है, जो कि एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो इसका सल्यूशन क्या है? आपको कॉस्ट और बेनिफिट के बीच ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप बेनिफिट को क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो आपको कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, या फिर आप रिलेटिव वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। कुछ अजम्पशंस के बेसिस पर आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स यूज करके परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना अभी भी डिफिकल्ट है। आप सिर्फ मॉनेटरी मेजर्स से परफॉर्मेंस इवैल्यूएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस एंड कमिटमेंट ऑफ द स्टेट। एनपीओ की परफॉर्मेंस मेजर करने में ये भी एक प्रॉब्लम है। एनपीओ के फंक्शंस जैसे हेल्थ केयर और एजुकेशन पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। स्टेट बोर्ड भी सेम ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम कर रहा होता है। गवर्नमेंट भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस रन करती हैं जो सेम पर्पस के लिए होती हैं, और गवर्नमेंट एनपीओ को डोनेशन भी देती है। ये तब होता है जब फंड्स अवेलेबल होते हैं। जब गवर्नमेंट के पास एक्सेस फंड्स होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करके ऑब्जेक्टिव पर काम करते हैं, और वो सेम काम करने वाले एनपीओ को डोनेशन भी देते हैं। दोनों केसेस में स्टेट कमिटमेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर स्टेट सपोर्ट करेगा तभी हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली रन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। एनपीओज में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। हमें कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है, पब्लिक को भी बेनिफिट देना होता है, और लोगों को मैनेज भी करना पड़ता है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। इसका सल्यूशन है प्रायोरिटाइजेशन। हर एक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है? बेनिफिशियरी ही एनपीओ में अल्टीमेट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, तो बेनिफिशियरी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हमें स्टेक होल्डर्स और नीड्स को इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के बेसिस पर प्रायोरिटाइज करना होगा। अगला पॉइंट है मेजरिंग द यूटिलिटी ऑफ फंड्स। फंड्स कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं ये मेजर करना। जब फंड्स अवेलेबल होते हैं तो एनपीओ सेम ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज़्यादा स्पेंड करते हैं, लेकिन जब फंड्स नहीं होते तो वो मिनिमम टारगेट भी अचीव नहीं कर पाते। एनपीओ में ये एक फंडिंग प्रॉब्लम है, इसलिए फंड्स की यूटिलिटी मेजर करना मुश्किल है। सॉल्यूशन के लिए आप वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क क्या है। ये इस चैप्टर का मेन कोर कॉन्सेप्ट है। आपको लिमिटेड मनी से बेस्ट पॉसिबल वैल्यू अचीव करनी होती है। अवेलेबल पैसों से आपको मैक्सिमम बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करना है। इसमें 3 चीजें होती हैं: इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी। ये 3 मेन प्रिंसिपल्स इस फ्रेमवर्क में प्रपोज किए गए थे। बाद में 2 नए ई ऐड किए गए, इक्विटी और एथिक्स। रियलिटी में पहले सिर्फ इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी थे। पहले हम फर्स्ट 3 देखते हैं।
इफेक्टिवनेस का मतलब है वाइजली स्पेंड करना। आप जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं उससे पर्पस अचीव होना चाहिए। गोल्स अचीव हुए या नहीं, ये यहाँ मेन क्वेश्चन है। एफिशिएंसी में आपको वेल स्पेंड करना है। आपको मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। आपको ऑप्टिमम मैनर में ऑपरेट करना है। आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत एफिशिएंटली होना चाहिए, क्योंकि ये डोनेटर्स का पैसा है, आपका अपना नहीं। इकोनॉमी का मतलब है कम स्पेंड करना। आपको ब्लाइंडली खर्चा नहीं करना चाहिए। आपको लोएस्ट कॉस्ट पर इनपुट परचेज करना चाहिए। जैसे अगर आप बच्चों के लिए रॉ मटेरियल या फूड खरीद रहे हैं तो लोएस्ट कॉस्ट पर प्रोक्योर करने की कोशिश करें। उसके बाद आता है इक्विटी, मतलब आपको फेयरली स्पेंड करना है। और एथिक्स, मतलब आपको अनएथिकल वर्क के लिए या लोगों को हार्म करने के लिए पैसा खर्च नहीं करना है। इस फ्रेमवर्क में 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम और इम्पैक्ट। एग्जाम्पल के लिए हम बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज के लिए फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। इसमें इफेक्टिवनेस क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। कितने स्टूडेंट्स 12th से कॉलेज जा रहे हैं ये देखना पड़ेगा। इससे आप देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी थी या नहीं। इस तरह आप बेनिफिट्स क्वांटिफाई कर सकते हैं। एफिशिएंसी देखने के लिए आप स्टूडेंट टीचर रेशियो देख सकते हैं। एक टीचर पर कितने स्टूडेंट्स हैं, ये एफिशिएंसी रेशियो आप एफिशिएंसी कॉलम में देख सकते हैं। इकोनॉमी फैक्टर पर आते हैं तो एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। स्कूल मेंटेनेंस और टीचर्स पर खर्चा मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक कम करना चाहिए, तभी आप एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली ऑपरेट करेंगे। आपको कम स्पेंड करना चाहिए। इकोनॉमी यहाँ मेन फैक्टर है, लेकिन लाइब्रेरी जैसा खर्चा नेसेसरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म इश्यूज होंगे। ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एनपीओ में 2 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक है नेट कैश इनकम को मैक्सिमाइज करना। एनपीओ को ज्यादा इनकम अर्न करनी चाहिए, तभी हम उसे पर्पस के लिए यूज कर सकेंगे। और दूसरा, आपको एक्सपेंडिचर लिमिट करना है, खर्चा कम करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अडैप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड। इसे रॉबर्ट एफ कैप्लन ने 2001 में क्रिएट किया था। उन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया और हम उसे एनपीओ पर्पस के लिए अडैप्ट कर रहे हैं। एनपीओ में मेन मिशन क्या होता है? मिशन स्टेटमेंट ही मेन चीज है। हम प्रॉफिट के लिए ऑपरेट नहीं कर रहे, यही एनपीओ का मेन गोल है। हमें सोसाइटी को सर्व करना है। बैलेंस स्कोर कार्ड में, जैसा हमने पिछले चैप्टर्स में देखा, 4 पर्सपेक्टिव्स होते हैं: कस्टमर, फाइनेंशियल, इंटरनल बिजनेस और इनोवेशन एंड लर्निंग। लेकिन एनपीओ में ऑर्डर चेंज हो जाता है। नॉर्मल स्कोर कार्ड में पहले फाइनेंशियल आता है, फिर कस्टमर। यहाँ ये उल्टा है, क्योंकि कस्टमर यानी बेनिफिशियरी एनपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट है। बेनिफिशियरी की सेटिस्फैक्शन, मार्केट ग्रोथ और स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट कस्टमर पर्सपेक्टिव में आएगा। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में फंड रेजिंग, फंड ग्रोथ और फंड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव में इंटरनल एफिशिएंसी, वॉलंटियर डेवलपमेंट और क्वालिटी आएगा। इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव में इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने की कैपेबिलिटी और इनोवेटिव चेंजेस करना आएगा। उन्होंने एनपीओ कॉन्सेप्ट से मैच करने के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क को ही यूज किया है। इसके अलावा हमारे पास अदर परफॉर्मेंस मेजर्स भी हैं। हम सर्विस की क्वालिटी मेजर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, फंड रेज करने की एबिलिटी और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग। ये सब फैक्टर्स भी एनपीओ में देखने पड़ते हैं। एनपीओ के लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। ऑर्गेनाइजेशन का एंड गोल क्या है? फिर मिशन, विजन और स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करनी है। मिशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, हम क्या हैं। विजन मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, 20-30 साल में ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगी। स्ट्रैटेजी मतलब उस गोल को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज का पैटर्न। फिर हमें ऑब्जेक्टिव्स को मैच करना है, जो कि बैलेंस स्कोर कार्ड के पर्सपेक्टिव्स हैं। हर पर्सपेक्टिव में आपको ऑब्जेक्टिव्स कनेक्ट करने हैं। फिर आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट से कंपेयर करें और फाइनली कुछ चेंजेस इंप्लीमेंट करें और इंप्रूवमेंट्स करें। बस यही है इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 एनपीओ। अब हमें ये केस स्टडी वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टोरी पढ़ने की नीड नहीं है। हम यूजुअली बिना स्टोरी पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। अगर आप चाहो तो बाद में स्टोरी पढ़ सकते हो और क्वेश्चंस रीचेक कर सकते हो। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। हेल्थ केयर में एफिशिएंसी का एग्जाम्पल क्या है? इमेजिन करो कि हम एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो यहाँ एफिशिएंसी रिलेटेड मेजर क्या होगा? स्ट्रीमलाइनिंग हेल्थ केयर, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होंगे तो वहाँ इफेक्टिवनेस होगी, क्वालिटी हाई होगी। पार्टनरशिप विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये डेफिनेटली एफिशिएंसी नहीं है। सभी पेशेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना रिगार्डलेस ऑफ पेमेंट एबिलिटी, ये भी एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन यहाँ स्ट्रीमलाइनिंग हेल्थ केयर, इससे एफिशिएंसी आएगी। सो 4A इज द आंसर। स्ट्रीमलाइनिंग से कॉस्ट भी कम हो सकती है, ऑपरेशंस अच्छे से चलेंगे और हाई प्रोडक्टिविटी लीड करेगी। MCQ 2,
इकोनॉमी प्लस एफिशिएंसी का एग्जाम्पल कौन सा है? यहाँ जब आप थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंटिंग अ डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम। मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम यूज करके आप ना सिर्फ प्रोडक्टिव होंगे बल्कि ज़्यादा एफिशिएंट भी होंगे और साथ ही साथ कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमी प्लस एफिशिएंसी है। अब थर्ड एमसीक्यू, जो इफेक्टिवनेस से रिलेटेड नहीं है। यहाँ हमने पहले ही देखा कि स्ट्रीमलाइनिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड है, तो बाकी तीन जैसे रिड्यूसिंग इंसिडेंस ऑफ डिजीजेस, स्पेशलाइजिंग इन मेडिकल कंडीशंस, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, ये सब इफेक्टिवनेस के अंदर आएंगे। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। इकोनॉमी का मेजर कौन सा है? अगर आप सप्लायर के साथ डिस्काउंटेड रेट नेगोशिएट कर रहे हैं और कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं तो वहां इकोनॉमी होगी। नेक्स्ट चीज है, एथिक्स का मेजर कौन सा है? यहां उन्होंने अजम्पशन लिया है कोड ऑफ कंडक्ट का। कोड ऑफ कंडक्ट एस्टैब्लिश करके आप स्टाफ से एथिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करा सकते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट रखना एक एथिकल मेजर है। तो ये थे इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज। और अब हमारे पास सिर्फ एक टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन है। जब हम उसे पढ़ते हैं तो दिखता है कि क्वेश्चन खुद 3 पेजेस का है और सोल्यूशन भी 3 पेजेस का है। तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मैं बस इसका कोर पॉइंट बता रहा हूं। यहां जब आप देखेंगे, हम एक होमलेसनेस डिपार्टमेंट चला रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे। उनके पास अराउंड 450 हाउसेज हैं जो फुल्ली फर्निश्ड हैं और हम सीनियर सिटीजन्स के अकोमोडेशन के लिए लो रेट पे दे रहे हैं। उन्होंने उसका इनकम और एक्सपेंडिचर दिया है और हमारे पास एक और कंपनी का डेटा है जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन का भी इनकम और एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ हाउसेज मेंटेन्ड, कितना रेंट चार्ज कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी है, ये सब डेटा हमारे पास है। और फिर रिपेयर्स वगैरह जो हम हाउसेज के लिए कर रहे हैं उसका डेटा भी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अवेलेबल है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि हम वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का फ्रेमवर्क दिया है। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से टेलर किया है और स्टोरी पे अप्लाई किया है, स्पेसिफिकली होमलेस अकोमोडेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके। तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं। और फिर वो बेंचमार्किंग की बात कर रहे हैं। बेंचमार्किंग का मतलब है अपनी परफॉर्मेंस को किसी और के साथ कंपेयर करना, चाहे वो इंडस्ट्री एवरेज हो या कंपेटिटर्स। यहाँ वो कह रहे हैं कि आपको उन ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करना है जो सिमिलर चैरिटी फील्ड में काम कर रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेक्सिबिलिटी और सर्विस क्वालिटी के रिलेशन में 2 परफॉर्मेंस मेजर्स आइडेंटिफाई करना। ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के डायमेंशंस हैं। वो एनपीयू होम ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और सर्विस क्वालिटी पूछ रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल की लाइट में। वो वही चीज पूछ रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी और सर्विस क्वालिटी इस पर्टिकुलर एनपीओ पे कैसे अप्लाई होगी, ये आप पढ़ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि आपको इतना लिखना नहीं होगा। वो एसपीओएम सेट बी में सिर्फ एमसीक्यूज पूछेंगे। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा और फुल्ली कवर नहीं कर रहा। अब थर्ड सब डिवीजन में वो कॉस्ट और एफिशिएंसी के लिए 3 परफॉर्मेंस मेजर्स पूछ रहे हैं जो मैनेजमेंट यूज कर सकती है। यहां उन्होंने 3 इंडिकेटर्स लिए हैं, जैसे एवरेज एम्प्लॉय कॉस्ट, ये कॉस्ट से रिलेटेड है। एक और इंडिकेटर एवरेज डे टू डे रिपेयर कॉस्ट है और एक परसेंटेज ऑफ रेंट लॉस्ट है। उन्होंने क्वेश्चन में दी गई टेबल से डेटा लिया है और कुछ एनालिसिस किया है, तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं। तो बस ये थे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को सेंड करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।